हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक भी मिलेंगे। पहला तो प्लेलिस्ट का लिंक होगा जिसमें आपको पेपर 1 की सारी रिवीजन वीडियो मिलेगी। 3-3, 4-4 घंटे के सेशन होंगे जिसमें पूरा यूनिट करवाया गया है। और दूसरा अपना प्लेलिस्ट का लिंक होगा जिसमें कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से काफ़ी 8 सब्जेक्ट्स की रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं जिसने भी अभी तक नहीं देखी है, जो न्यू है चैनल पे और नहीं देखी है, तो आप पूरे जो सेशंस हैं, पूरे यूनिट हैं वो डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर कीजिए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो ज़रूर से चैनल को कीजिए। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करवा रही थी कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ एक ऐसे टर्म्स जिनके डिफरेंसेस में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, वो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। और जो बिज़नेस फाइनेंस है उसकी मैंने ऑलरेडी 10 टर्म्स आपको पिछले लेक्चर में करवा दी थी पार्ट 1 में। जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से पार्ट 1 भी देखिए और जिसने देख लिया है वो पार्ट 2 भी देखिए, इसमें मैं आपको बिज़नेस फाइनेंस की रिमेनिंग 10 टर्म्स और आज करवाऊँगी। तो जो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है परमानेंट वर्किंग कैपिटल आती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? ये ऐसी वर्किंग कैपिटल होती है जो एक बिज़नेस में हर एक टाइम होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी मिनिमम अमाउंट जो एक कंपनी में कोई भी एमरजेंसी की सिचुएशन के लिए, ऑब्वियसली फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है ना, तो उस टाइम पे फ़ंड की ज़रूरत होगी। तो एक कंपनी के पास वो एक मिनिमम जो अमाउंट होती है वो हमेशा बिज़नेस में होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई वो उस अमाउंट को यूज़ कर लेगी, करने के बाद वापस वहीं रख देगी जब उसे कल को वापस प्रॉफिट होगा। मतलब कहने का, उसको यूज़ किया, वापस उतना ही रख दिया अमाउंट, फिर यूज़ किया, वापस फिर उतना ही रख दिया। और वो एक मिनिमम अमाउंट जो होती है, एक परमानेंट लेयर होती है, वो ऑलवेज़ बिज़नेस में रहनी चाहिए, चाहे मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, ये कभी भी परमानेंट लेयर ख़त्म नहीं होती है, नेवर गोज़ अवे। ये उतनी की उतनी परमानेंट कैपिटल हर एक टाइम बिजनेस में एक लीस्ट अमाउंट तो रहनी ही चाहिए इमरजेंसी के लिए, और इसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और इसको हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। बहुत बच्चों को ये होगा कि वर्किंग कैपिटल तो बस शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होती है, जैसे जैसे नीड हुई वैसे वैसे चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल रूटीन के लिए, बट ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं। परमानेंट में वो आती है वर्किंग कैपिटल जो एक मिनिमम अमाउंट होती है, जो एक बिज़नेस में ऑलवेज चाहिए होती है। उसके बाद हम चलते हैं टेम्पररी पे। टेम्पररी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी बढ़िया चल रहा है अपना बिजनेस, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, फुल अपना बूम सिचुएशन चल रही है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली हम ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस तरीके से वो फ्लक्चुएट करती रहती है टेम्पररी वाली वर्किंग कैपिटल। और कई बार कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मंदा आ गया, बिल्कुल रिसेशन है, उस टाइम पे हम रॉ मटेरियल ख़रीद के क्या ही करेंगे, मतलब वो सारा ऐसे वेस्ट ही जाएगा, है ना, वो मतलब सारा का सारा ऐसे ही पड़ा रहेगा रॉ मटेरियल, उस टाइम पे हम यूज़ नहीं करेंगे उस रॉ मटेरियल को। तो बेसिकली जैसे सिचुएशन चेंज होती है, सिचुएशन अच्छी है तो ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, सिचुएशन ज़्यादा नहीं अच्छी है तो हमें कम पैसे चाहिए होंगे, तो वो होती है हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो फ्लक्चुएट करती रहती है। एंड साथ ही ओवर एंड अबव होती है परमानेंट का, यानी कि ये तो होगी परमानेंट की लेयर, इतनी तो ऑलवेज रहनी चाहिए बिजनेस के अंदर। इसके बाद ऊपर उसके अलावा जो फ्लक्चुएट करती है ना, ये होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो सिचुएशन वाइज हमें चाहिए होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग पे। बहुत बच्चों को पता भी होगा इनमें डिफरेंस, बट बहुत बच्चों को ये भी होगा कि हाँ भी लगभग सेम से ही होते हैं, क्लियर नहीं होगा डिफरेंस, तो इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ डिफरेंस। सबसे पहले तो ये दोनों ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अभी सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सीधा, कि आपकी कंपनी आपने खोली हुई है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आप कौन हुए, क्लाइंट हुए, क्लाइंट यानी कि सेलर है यहाँ पे, क्लियर।
तो आपने क्या किया, एक कस्टमर, मैं आपके पास आई और मैंने आपको बोला, मैं कस्टमर हूँ आपकी, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मुझे जो है ये प्रोडक्ट आप दे दो और 3 महीने के क्रेडिट पे दे दो, ठीक है, मुझे 10 किलो चीनी दे दो, मुझे राशन पानी में आपका सब, मतलब मैं आपकी शॉप से ले गई हूँ फुल लिस्ट लंबी चौड़ी बना के, और मैंने बोला कि ये सारे के सारे चीज़ों का जो पेमेंट है वो मैं 3 महीने बाद करूँगी, ठीक है। आपने बोला ठीक है, आप ले जाइए गुड्स, उसने मेरे को बेच दिए गुड्स और मैंने ले लिए, है ना। उसके बाद जो है सेलर ने दे दिया कस्टमर को गुड्स। अभी इस सेलर को क्या चाहिए, 1 महीने बाद उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है पैसों की और उसको फ़ंड चाहिए ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली उसको कैश चाहिए। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो कस्टमर के पास गया, कस्टमर को बोला कि भाई मुझे पहले ही अभी ज़रूरत है, 3 महीने का तेरा साथ था कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझे अभी ज़रूरत है तो मुझे अभी पैसे दे। तो कस्टमर बोला ना भी मैं तो नहीं देता, कि मेरा तो 3 महीने का तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं तो 3 महीने बाद ही पेमेंट करूँगा गुड्स की, मैं अभी 1 महीने बाद नहीं करूँगा, तेरे को पैसे चाहिए तो कहीं और से अरेंज कर ले, है ना। तो फिर वो सेलर अभी कंफ्यूज हो गया कि मैं किसके पास जाऊँ। तो वो किसके पास जाता है इमीडिएट कैश के लिए, वो गया फैक्टर के पास। फैक्टर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली आपको पैसा देगा 1 महीने बाद, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो फैक्टर। तो अभी आपको ज़रूरत है, अभी आप क्या गए, फैक्टर के पास गए और फैक्टर को बोला कि मुझे आप अभी कैश दे दीजिए, ये मैंने गुड्स उसको बेचे थे फलाने बंदे को, ये रही इनवॉइस की कॉपी, उस इनवॉइस की कॉपी आप फैक्टर को सबमिट करवा दोगे। अभी फैक्टर क्या करे, बोला कि आपको इमीडिएटली कैश चाहिए, तो मैं आपको 80% कैश दे देता हूँ, मतलब 80% पेमेंट मैं आपको कर देता हूँ। रिमेनिंग जो पेमेंट है जब मेरे को सामने से आएगी ना, आपके कस्टमर से जब मेरे को आएगी पेमेंट, तब मैं आपको रिमेनिंग पेमेंट कर दूँगा 3 महीने बाद, बट अभी आप 80% ले जाओ, चलो आपको ज़रूरत है इसलिए, और बीच में से वो अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फैक्टरिंग का। इसमें जो सेल्स होती हैं रिसीवेबल्स की, वो बेसिकली ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स की होती है, मतलब लाइक रूटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, जो रूटीन के हम बेचते खरीदते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स इसमें फैक्टरिंग में उससे डील किया जाता है। क्लियर। उसके अलावा जो है एक और जो चीज़ है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म के साथ डील किया जाता है, लाइक कोई 3 महीने का, नॉर्मली 3 महीने का ही होता है या 3 महीने से कम का ही होता है। लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 3 महीने के क्रेडिट पे माल बेचा है या 2 महीने के क्रेडिट पे बेचा है, 1 महीने के, तो नॉर्मली ये 90 डेज़ या 90 डेज़ से कम का ही रहता है। शॉर्ट टर्म इसके अंदर जो है इंक्लूड होते हैं। अभी हम चलते हैं फॉरफिटिंग पे। फॉरफिटिंग का क्या प्रोसेस पूरा रहता है, ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये भी सेम चीज़ है कि आपने क्रेडिट पे माल बेचा और अभी आपको इमीडिएटली कैश चाहिए। अभी फ़र्क क्या होता है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला फ़र्क तो ये होता है कि फैक्टरिंग हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ में लोकल लेवल पे यूज़ करते हैं, और जो फॉरफिटिंग होती है ये हम इंटरनेशनल, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस है और मैं यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करती हूँ, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो अभी एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो जो वहाँ फॉरेन कंट्री में बंदा बैठा है उसको मैंने क्रेडिट पे माल एक्सपोर्ट किया, कैश पे नहीं किया, कैश सेल नहीं की है, उसको मैंने क्रेडिट पे माल एक्सपोर्ट किया है। अभी मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है इमीडिएटली, तो मैं फैक्टरिंग का यूज़ नहीं करूँगी, मैं फॉरफिटिंग का यूज़ करूँगी, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेड करते हैं तब हम फॉरफिटिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर। अभी इसमें होता क्या है, इसमें भी वही सेम पूरा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। वही 3 महीने के मान लो, या 3 महीने से ज़्यादा, बेसिकली 6 महीने के क्रेडिट पे हमने माल बेच दिया और पैसे हमें अभी आज ही चाहिए 2 महीने बाद, तो मैं फॉरफिटिंग का यूज़ करूँगी। इसमें भी वही, इसमें जो मतलब जो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा प्रोवाइड करवाएगा उसको फैक्टर बोलते हैं, फॉरफिटिंग में उसको फॉरफिचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बस इतना डिफरेंस है। उसके अलावा जो है इसमें जो एक और डिफरेंस है, इसमें शॉर्ट टर्म हम अकाउंट्स से डील करते हैं, लाइक जो 90 डेज़ तक के हैं। फॉरफिटिंग में जो होता है मीडियम और लॉन्ग टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल से डील किया जाता है। क्लियर। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। उसके अलावा जो है अभी लॉन्ग टर्म जब है BR है या लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स है या मीडियम टर्म है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मली ज़्यादातर ये कैपिटल गुड्स पे ही सेल किए जाते हैं, मतलब जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनको क्रेडिट पे बेचा जाता है। फैक्टरिंग हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब रूटीन के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बेचे जाते हैं क्रेडिट पे, और फॉरफिटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब कैपिटल गुड्स बेचे जाते हैं या मीडियम या लॉन्ग टर्म गुड्स बेचे जाते हैं, उस टाइम पे हम फॉरफिटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके अलावा जो है एक और डिफरेंस है, दैट इज़ इसमें तो 80% पेमेंट ही की जाती है मौके पे, बाकी की बाद में की जाती है। बट फॉरफिटिंग में ऐसा नहीं होता है। फॉरफिटिंग में 100% पेमेंट की जाती है, यानी कि बस उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करते हैं, उसके अलावा बाकी सारी पेमेंट कर दी जाती है। ऐसा नहीं बोला जाता है जो फॉरफिटिंग के अंदर कि हाँ भी जब आपके कस्टमर से हमें पैसा आएगा, जब इम्पोर्टर से पैसा आएगा और तब हम आपको रिमेनिंग पेमेंट करेंगे। वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले। वो लोग बोलते हैं कि हाँ भी आप हमारे पास आए हो, आपको इमीडिएटली कैश चाहिए, आपने जितने का भी माल बेचा था हम आपको वो सारी की सारी पेमेंट कर देते हैं, बस अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग कट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी कट नहीं करेंगे। और जब 6 महीने का अगर आपने एग्रीमेंट किया तो 6 महीने के बाद उस कस्टमर से जब हमारे पास पैसे आएंगे तो वो हम रख लेंगे। आपको हमने अभी सारा पैसे दे दिया, आपका काम नक्की कर दिया, अभी जो पैसे आएंगे कस्टमर से वो बाद में आते रहेंगे, है ना, वो हमारे पास आएंगे। और सबसे बड़ा एक और फीचर है यही वाला पॉइंट में कि जो 6 महीने बाद अगर इम्पोर्टर से यानी कि जो कस्टमर को माल बेचा था वो अगर पेमेंट देने से मुकर जाता है तो यहाँ पे रिस्क कौन उठाता है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले उठाते हैं। जिस बंदे को कैश की ज़रूरत पड़ी थी इमीडिएटली, यानी कि जो सेलर था प्रोडक्ट्स का, उसने डिस्काउंट करवा लिया, 2 महीने बाद ही उसने सारी पेमेंट ले ली, अब उसका कहानी ख़त्म। अगर बाय चांस 6 महीने का एग्रीमेंट था तो 6 महीने के बाद कस्टमर से पैसे नहीं आए हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सो उस केस में वो लोग एक्सपोर्टर पे जाके बिल नहीं फाड़ सकते, हाँ भाई तेरे कस्टमर तो मुकर गया, उसने तो 6 महीने बाद पैसे नहीं दिए, अब तू दे हमें। ऐसा नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता है? फॉरफिटिंग के अंदर नहीं होता है। और ये जो सारा फीचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको हम क्या बोलते हैं? विदाउट रिकोर्स बोलते हैं। यानी कि इसमें जो है एक्सपोर्टर जो होते हैं उनका रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो जाता है, क्योंकि वो सेल करते हैं बीआर को विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर कल को पेमेंट देने से कस्टमर मुकर भी जाता है ना, तो रिस्क फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होगा। जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट उसका कोई रिस्क नहीं होगा एक्सपोर्टर का। और जो फैक्टरिंग होती है इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें विद रिकोर्स भी हो सकता है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है, बट फॉरफिटिंग जो होती है वो हमेशा विदाउट रिकोर्स ही होती है। क्लियर? इस जो फैक्टरिंग है इसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस कल को अगर ये विद रिकोर्स है तो उस टाइम पे अगर मान लो वो मुकर जाता है कल को, मतलब जो कस्टमर है, तो वो कहीं ना कहीं जो सेलर है, क्लाइंट है, उसके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले जा सकते हैं, भी तेरा कस्टमर तो मुकर गया, अभी हमें आप पैसे दो, भी हमने तो आपको दिए थे पैसे, कस्टमर दे नहीं रहा। बट फॉरफिटिंग ऑलवेज विदाउट रिकोर्स होती है। तो इस फीचर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्लस सारे के सारे डिफरेंसेस भी क्लियर कर दिए। आगे हम चलते हैं ADR GDR पे। इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें होता क्या है। सबसे पहले तो जब भी एक कंपनी है, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, वो जो है वो सारे के सारे उसने तरीके आजमा के देख लिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब इशू कर लिया, सब जगह से उसने फ़ंड रेज करके देख लिया। अभी उसको पैसों की ज़रूरत है, अभी वो और ज़्यादा इंडिया से फ़ंड रेज नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या जाएगा? फ़ॉरेन कंट्री में जाएगा। वहाँ पर जब हम फ़ॉरेन कंट्री से फ़ंड रेज करते हैं बाय द वे ऑफ शेयर्स, तो उनको शेयर्स ना बोल के क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है? जब हम फ़ंड रेज करते हैं किसी फॉरेन कंट्री से तो हम उसको शेयर्स नहीं बोलते हैं, उसको हम डिपॉजिटरी रिसिट का नाम देते हैं। अभी इसमें ADR है, GDR है। ADR क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। और GDR की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। अभी अगर हमने किसी भी इंडिया की कंपनी ने अगर अमेरिका से फ़ंड रेज करना है तो वो ADR का यूज़ करती है, और अगर किसी भी इंडिया की कंपनी ने अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री से फ़ंड रेज करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं? GDR बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? आगे हम चलते हैं वेंचर कैपिटल एंड बॉन्ड्स पे। उसके बाद हमारी 2 टर्म्स और रह गई हैं। सबसे पहले वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल भी सोर्स ऑफ फाइनेंस ही होते हैं। ये सारे मैं आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस की बता रही हूँ, लाइक फैक्टरिंग हो गया, फॉरफिटिंग हो गया, ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ADR GDR के थ्रू भी फंड रेज होता है, वेंचर कैपिटल भी, बॉन्ड्स भी, ये सारे क्या हैं? ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। ठीक है? अभी वेंचर कैपिटल क्या होता है?
इसमें अगर मान लो अभी आपकी कंपनी नई नई खुल रही है, स्टार्टअप स्टेज पे है, तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और आपको फ़ंड की ज़रूरत है। अभी बैंक वगैरह से भी आपको कहीं से फ़ंड नहीं मिल रहा क्योंकि आपका नया नया बिज़नेस खुला है, तो रिस्क ज़्यादा रहता है। तब आप वेंचर कैपिटल का यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट इक्विटी होती है, प्राइवेट इक्विटी माने जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि अगर आपकी कंपनी नई खुल रही है, उस टाइम पे रिस्की प्रोजेक्ट है, अभी स्टार्टअप है, नया नया बिजनेस है, तो वो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस होप में कि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको आपका काम भी चल गया कि हाँ भी आपको फ़ंड मिल गया, आपके जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है नया नया, तो उस टाइम पे आपको फ़ंड मिल गया, तो आपका भी फ़ायदा हो गया, प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो उनको भी रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये वेंचर कैपिटल है, इसके थ्रू भी हम फंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बॉन्ड्स पे। अभी बॉन्ड्स क्या होता है, ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट है, नॉर्मली इसमें जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है ना, उनको अगर फ़ंड चाहिए होता है तो वो बॉन्ड्स के थ्रू लेते हैं। नॉर्मली इसमें ये रहता है, कोई भी मान लो कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी जो है वो कंपनी है, वो क्या करती है, वो लोन देती है, वो लोन लेंड करती है। किसको करती है, मेनली मनी किसको देती है, गवर्नमेंट कंपनी को। एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक कंपनी है, वो किसको पैसा देती है, गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देती है, और गवर्नमेंट बदले में इसको बॉन्ड्स इशू करके दे देते हैं। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती रहती है, यानी कि हर मंथ आपको एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी, फ्लक्चुएटिंग नहीं होगी बॉन्ड्स के ऊपर। इसीलिए इसको हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक फ़िक्स्ड इनकम आपको मिलती रहती है बदले में, और कुछ टाइम पीरियड का होता है बॉन्ड, और उस टाइम पर आपको फ़िक्स्ड इनकम में मिल जाती है। और गवर्नमेंट बॉडी को जिनको पैसा चाहिए होता है, फ़ंड चाहिए होता है, उनको फंड में मिल जाता है। तो ये होते हैं बॉन्ड्स। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट की 2 टर्म्स पे। इसके बाद हमारी ये 10 टर्म्स आज की कंप्लीट हो जाएंगी। जिस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 10 टर्म्स एक्सप्लेन की थी, ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर रिमेनिंग 10 टर्म्स भी एक्सप्लेन मैं कर दी है। अभी चलते हैं लास्ट 2 पे, दैट इज़ डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग नीडेड एंड कैपिटल रैशनिंग। अभी इनके मीनिंग क्या होते हैं, सबसे पहला तो है DFN, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग नीडेड। ये सिंपल सा इसका मीनिंग है, बस ये जो टर्म है वही बहुत थोड़ी टिपिकल सी टर्म है, बट इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। दैट इज़ जब हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं टोटल लाइबिलिटीज़, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं इक्विटी, ऑनर की इक्विटी, तो जो उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है फाइनेंसिंग नीडेड। इसका मतलब क्या होता है बेसिक हिंदी में, कि इससे हमें वो अमाउंट पता लग जाती है जो हमें अगले साल या आने वाले टाइम में किसी भी कंपनी को चाहिए। मतलब आने वाले टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए, कितना फ़ंड चाहिए, कितने की ज़रूरत है, वो चीज़ अगर हमने जाननी है तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में से जितने भी हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ है प्लस ऑनर की इक्विटी है वो माइनस कर देंगे। तो हमें इक्वलाइज़ करने के लिए हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ भी इतने फ़ंड्स की हमें फ्यूचर में ज़रूरत है। जितना भी गैप हुआ, जितना भी डिफरेंस हुआ, वो क्या हो जाएगा, उतने पैसे की हमें फ्यूचर में ज़रूरत है। फिर हम उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम ये फ़ंड रेज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग नीडेड को हम ये भी बोलते हैं कि एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं कि एडिशनली हमें कितना पैसा और चाहिए। तो ये सिंपल डिफरेंस होता है। वैसे इसका नाम अलग था, दैट्स वाई मैंने इसको इस टर्म्स में डाला है। कई बार बच्चों को ये पता होता है कि एसेट्स में से लाइबिलिटी सब माइनस करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना फ़ंड और चाहिए हमें, है ना। बट ये जो टर्म है डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग नीडेड, ये काफ़ी कम बच्चों को हो सकता है पता हो। आगे हम चलते हैं लास्ट टर्म पे, दैट इज़ कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है, नॉर्मली ना जब हम कोई भी कंपनी है वो न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। लाइक हमने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, हमने इतने की ही इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज़्यादा की नहीं। तो अभी कंपनी क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से उस 10 लाख को बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना है ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उस पर रिटर्न मिल सके।
यानी कि आपके पास पैसे तो थोड़े से ही हैं, ठीक है, जो मतलब आपके पास जो मनी है वो तो बहुत ज़्यादा कम है और आपके पास इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब आप ये डिसाइड करते हो उस कम पैसे को कैसे बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है ताकि हमें रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके, जब आप वो चीज़ डिसाइड करते हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में कि कैपिटल रैशनिंग होती क्या है। बेसिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में जब हमारे पास पैसों की कमी हो और हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से में ऐसे बेस्ट में इन्वेस्ट करें कि हमें रिटर्न बेस्ट मिल सके, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा की नहीं करनी है। तो 10 लाख ही है, इसमें जितना करना है उतना, मतलब जितना हो सकता है उतना इसी में ही करो, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग। तो ये हमारी 10 टर्म्स थी जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करी है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी सीरीज़ आएँ जिसमें 10 टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाए, कुछ ऐसे वर्ड्स को, कुछ कन्फ्यूजिंग डिफरेंसेस को क्लियर किया जाए, तो मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए, लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।